हेलो वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने देखा था आरएलसी को डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट में जिस तरीके से अभी दिखा रखा हूँ, इसी चीज़ों को लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर कराया था आपको। वहाँ पे ये भी दिखाया था करंट वोल्टेज में कौन लीड करता है कौन लैग करता है। आज हम फिर एक बार रिपीट करते हैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर। इंडक्टर में करंट ये हमेशा किसका विरोध करता है? सडन चेंज ऑफ करंट। तो ये करंट का विरोध करता है तो करंट बेचारा पिछड़ जाता है। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। इंडक्टर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है ना। अगर किसी को नहीं पता हो तो ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक बताया था, फिर भी किसी को ट्रिक नहीं पता हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सिविल फंडा एक याद रखिए। सिविल डिपार्टमेंट होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। सिविल में क्या है देखिए, C4 कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में पहले कौन एंट्री मारा है? आई। सी के बाद जस्ट कौन है? आई। तो याद रखिएगा कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, उसके बाद कौन आता है? वोल्टेज। वोल्टेज लैग करता है। सी के केस में करंट लीड किया, वोल्टेज लैग किया। तो ऑब्वियसली जस्ट इंडक्टर के केस क्या होगा? उल्टा। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट बेचारा लैग करता है। तो वोल्टेज लीड करना कभी वर्ड नहीं यूज करते। करंट क्या करता है? तो हमेशा इंडक्टर केस में करंट लैग करता है, कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है। तो करंट क्या करता है उसी चीज की चर्चा करेंगे हमेशा। चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए हमने 3 इंडक्टर लिया। आज हम अबाउट यहाँ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आरएलसी के बारे में ही, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके देखेंगे। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस तो एक ही है, आ रही है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है? आ रही है। यहाँ भी अगर कोई करंट पास कराएगा और कोई पूछेगा कि इसको विरोध कौन कर रहा है, इंडक्टर डायरेक्ट विरोध करता है नहीं, कौन विरोध करता है? एक्सएल। तो एक्सएल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, ओमेगा इंटू एल। क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ध्यान रखिएगा ये एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है। लेकिन कई बार एसी एनालिसिस में एंगल की जरूरत पड़ती है। एसी एनालिसिस में क्या होता है? एंगल की जरूरत पड़ती है। तो आपसे पूछेगा कि एक्सएल बराबर, और जब एंगल को लिखा जाए यानी इंडक्टर में कितना लैग लीड हो रहा है, इस चीज को अपने चेक करना है। तो अपने को क्या करना है? जे ओमेगा एल हमेशा यूज करना है। इंडक्टर में एक्सएल बराबर क्या होता है? जे। जहां ये जे ऑपरेटर है, ये क्या है? जे ऑपरेटर। जे ऑपरेटर जिसका मान हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। जे ऑपरेटर का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रहे, जब कभी इंडक्टर को बोले एंगल के साथ लिखना है तो जे ओमेगा एल होता है, नहीं तो ओमेगा एल फ्रिक्वेंट यूज करते हैं। लेकिन जब एंगल आपको जरूरत पड़े तो जे ओमेगा एल यूज करते हैं। जे ऑपरेटर का मतलब 90 डिग्री कैसे होता है? देखिए अपन पढ़ते थे कभी, आगे देखना मैथ्स के अंदर। जे ऑपरेटर, मैथ्स के अंदर एक होता है जे ऑपरेटर, ये मैथ्स है, कहीं साइड में आप लोग लिख सकते हो। जे ऑपरेटर क्या कहता है, यहां से देखिएगा, यहां तक लिख देता हूं। कहता है इसको जे बोलते हैं, इसको जे स्क्वायर बोलते हैं, इसको जे क्यू बोलते हैं, इसको जे पे पावर 4 बोलते हैं। समझिएगा जे तो जे ही रह जाएगा, है ना। जे का मान या आई कॉम्प्लेक्स का मान वही होता है ना, जो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो, √-1, है ना, वही वाला तो है ये जे है और ये जे स्क्वायर है। तो जे स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। जे स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 -1, सॉरी, जे स्क्वायर का मान क्या होगा? -1। और जे क्यू का मान मैं लिख सकता हूँ जे इंटू जे स्क्वायर, और जे इंटू जे स्क्वायर का मान क्या है? -1। तो बराबर क्या होगा? -j। ये एक्सिस किसका होता है? -j। ऑब्वियसली जब ऊपर जे का है +j का, तो नीचे किसका होगा? -j का, है ना। और जे पे पावर 4 क्या होता है? चलिए जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा? जे स्क्वायर का मान -1 और फिर इसका मान -1 बराबर क्या हो गया? 1। ऑब्वियसली ये एक्सिस 1 का होता है, प्लस का, ये माइनस का, या इसका मान क्या आएगा? -1। इसका अपोजिट ये है, ये जे है, तो नीचे क्या होगा? -j। अब समझिए ये जे एक्सिस है ना, तो कितना डिग्री पे है जी? 90 डिग्री पे। तो जे का मान कितना होता है वैसे? 90 डिग्री। तो ओमेगा जो होता है, प्योर इंडक्टर जो होते हैं, कभी भी ध्यान रखें +j। अगर प्योर इंडक्टर है तो कोई पूछेगा कितना से लीड लैग करता है, तो 90 डिग्री से। इंडक्टर प्योर अगर होगा तो 90 से लीड लैग करता है, वो बात अलग है। करंट लीड करेगा, लैग करेगा, किस चीज़ के लिए करेगा, वो बात अलग है। पर फिलहाल याद रखें, रिएक्टेंस में जब भी कोई पूछेगा तो +j ओमेगा एल आपको बोलना है। ठीक है ना। एंगल जब भी पूछा जाता है आपसे, आगे हम प्रूफ करके बताएंगे आपको सर्किट के अंदर कि क्यों ये जे ऊपर ही चला जाता है, यानी जे एक्सएल के साथ प्लस ये ओमेगा जे ही क्यों रहता है, ये एसी एनालिसिस में आता है ना। चलिए इसकी कंफर्मेशन आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन जे का मान 90 डिग्री होता है, ये आप मैथ से पढ़ते हो। चलिए आगे मैं देखता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग को नोट डाउन करना होगा, अगर नहीं पता होगा तो साइड में कहीं कर लेना। कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट सी के भी करंट का विरोध नहीं करता है। कभी भी एक्सएल को एक्ससी को लिखना है तो क्या होगा? यहाँ पे 1/,
ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। रिएक्टेंस अपोज करता है, रिएक्टेंस हमेशा क्या होता है 1/ओमेगा सी। इसी को और कोई लिखना चाहे तो 2πf/c, इसी को क्या बोलते हैं 2πfc, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है जी 2πf, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, ठीक है। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π क्या है 2π कांस्टेंट वैल्यू, f क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब xc, लेकिन इसी में आपसे कोई आपसे पूछे कि जे xc कैपेसिटर का जो है xc को एंगल बताइए एंगल के साथ, तो इसको क्या लिखेंगे 1/j⍵c। अगर इसमें भी कभी एंगल पूछे तो 1/j⍵c, यानी 1/2πf/c। अब समझिएगा, मैं एक एक चीज़ को लिखाता हूँ बारीकी से। यहाँ एक्सएल है, ये आर टोटल है, ये एक्सएल है, ये एक्ससी है। तो तीनों कंपोनेंट आ गए। कैपेसिटर आपको पता है एक लैग करता है करंट को तो एक लीड करता है, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे का हमेशा विरोध कर रहा होता है। जहाँ कैपेसिटर है वहाँ इंडक्टर लगा दो तो काउंटर करने लगता है एक दूसरे का, यही चीज़ होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर जे है तो यहाँ क्या होता है नीचे जे होता है। अब तीन चीज़ों को समझिएगा, तीन टर्म एक हो गया आर, आर का नाम क्या होता है रेजिस्टेंस, आर को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, आर हो गया। दूसरा है एक्सएल, एक्सएल सिंबल किससे लिया गया इंडक्टर से, तो इसको क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट है एक्ससी, एक्ससी को क्या बोलेंगे कैपेसिटिव, चूंकि कैपेसिटर जैसा है सी सेम कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान रखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसी से क्या होता है ना, जब ये सब चीज़ अपन बना लेते हैं लिख लेते हैं तो क्या होता है इसी से एक फेजर भी ड्रॉ हो जाता है। जब तीनों को बोला जाए कि किसी एक सर्किट में होगा तो क्या होगा थोड़ा देर के लिए समझ लेगा। यहाँ तक तो हम अब रिएक्टेंस के टर्म में ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा के लिए समझना है आपको कि तीनों को अगर दें, जैसे रेजिस्टेंस है कुछ भी नहीं तो इसका मतलब आर का एक्सिस ये होगा, समझिएगा। अब जे इसमें है और यहाँ पे जे है, इसका मतलब है इस जे को अगर कोई निकालना चाहेगा, अगर मैथ आप लोग कर रहे हो तो समझिएगा जे को ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं क्या। यहाँ पे अगर लिखना हो कोई जे ऊपर गुना कर दिया और जे नीचे से गुना किया, कट के तो 1 हो जाएगा, और बाकी 1/j⍵c लिख दूँ, j⍵c, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे -j/j का स्क्वायर हो गया, j का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -1, ये -1 लिख दिया -j/⍵c। इसका मतलब अगर कोई XC बराबर ये लिखना चाहे -j/⍵c तो कोई दिक्कत होगा, बोलिए। अगर कोई लिखे XC बराबर -j/⍵c, क्यों, क्योंकि j यहाँ देखिए j/j लिख दिया तो ये कट भी जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा। और नीचे j⍵c तो पहले से था, ये देखिए j⍵c पहले से था वो लिख दिया। अब j का स्क्वायर हो गया, j स्क्वायर का मान कितना -1, j स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथ में क्या पढ़ते हैं -1, तो -j/दिस वैल्यू। अब समझिएगा आर को हमने रियल पार्ट में लिया, इसको क्या बोलते हैं रियल और इमेजिनरी। देखिए मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते हो, इसको बोलते हैं कौन सा पार्ट रियल पार्ट, है ना, और इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। यानी ये काल्पनिक पार्ट होता है और ये वास्तविक पार्ट होता है, ये वाला एक्सिस, है ना। तो यहाँ देखिए आर में ना तो जे माइनस में है ना प्लस में है, तो इसको हमने इस एक्सिस वास्तविक पार्ट में लिखा। उसके बाद आपसे बोलता है ये देखिए एक्सेल कहाँ पे जाएगा जी, एक्सेल देखिए जे के साथ है, तो जे क्या होता है पॉजिटिव एक्सिस पे होता है। जो हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में जे का एक्सिस ये है, तो ऑब्वियसली जे का एक्सिस ये है, तो एक्सेल का वैल्यू किस पे आ जाएगा ω/L का वैल्यू इस एक्सिस पे आएगा। ये जे इसीलिए लगता है कि अपने को इसको इस एक्सिस पे करिए, देखिए जे लगा है कि इसको इस एक्सिस पे लिखिए। और जो यहाँ XC है जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, ये कहता है -j लिखिए, इसका मतलब इसका वैल्यू कहाँ आएगा यहाँ माइनस वाले एक्सिस में। और यहाँ पे कोई XC लिखे तो क्या लिखेगा 1/ω/c, 1/ω/c। अब बोलो क्यों, क्योंकि -j वाला तो एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा था, -j वाला एक्सिस को ले लिया यहाँ पे, तो बचा क्या 1/ω/c। तो XC नीचे रहता है और XL ऊपर रहता है,
यहाँ वोल्टेज की बात नहीं हुई है, करंट की बात नहीं हुई है, जो ये वैल्यू बोल रहा था उस चीज़ की बात की गई है। ध्यान रखिए, एक्सेल हमेशा ऊपर और एक्सेल या एक्सी नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस जे लगता है तो नीचे जा रहा है, इसमें प्लस जे रहता है तो ऊपर जाता है, और आर में कुछ भी नहीं है तो ये कहाँ रहता है? स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से रहता है। ठीक है ना। तो अब क्या निकला, इन तीनों को फेजर को मैंने जब ऐड किया तो देखोगे क्या निकला कि एक्सेल, समझिएगा, आर तो बेचारा इधर है, आर तो बेचारा इधर है। अब क्या है, एक्सेल ऊपर है और एक्सी नीचे है, एक्सेल ऊपर है और एक्सी नीचे है, यानी दोनों कर क्या रहा है, समझिएगा बारीकी से, दोनों क्या कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो नीचे, दूसरा नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है जी, नीचे जा रहा है। यही तो हो रहा है। देखिए इसका मतलब अगर दोनों बराबर हो जाए, दोनों अगर बराबर, दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समझिएगा, तो ये तो रुका रह जाएगा। अगर एक फोर्स मान लो 5 न्यूटन का ऊपर है, 5 न्यूटन का नीचे भी है, तो दोनों तो एक जगह रुका रहेगा। मान लो ये 6 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है नीचे वाला, तो 1 न्यूटन से ऊपर की ओर जाता रहेगा, यही तो मतलब होता है। अब वही चीज हो रहा है, एक्सेल और एक्सी की बात करें, ये एक दूसरे का हमेशा विरोध करता है, इसीलिए एंगल में भी अपोजिट आ गया है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये कट जाएगा, तो सर्किट में सिर्फ कैसा महसूस करेगा, ये रेजिस्टिव सर्किट, जबकि एक्सेल इंडक्टर भी लगा रहेगा, कैपेसिटर भी लगा रहेगा, लेकिन दोनों का मान अगर बराबर हो जाए तो ये आपस में कट जाते हैं और रिजल्टेंट बढ़ जाता है रेजिस्टिव, तब उसको रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं। हालांकि उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज मैथ से तो पता चल गया यहाँ पे कि प्लस जे होता है तो ये ऊपर रहता है और माइनस जे रहता है तो ये नीचे वाले को बताता है। अब इस कर्व को हम एक बार समझाते हैं, फिर आपको पता चलेगा इम्पीडेंस एंगल क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों को और टर्मिनोलॉजी को सिखाता हूँ, इसको नोट डाउन आप बेशक कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। मैं कुछ चीज़ें और सिखाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के अंदर भी नहीं पढ़ते हो, है ना, तो आगे दिक्कत करता है। तो ये सब एकदम बेसिक है, बेसिक्स का पार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि अभी आपने देखा कि आर वाला सेक्शन रियल पार्ट इधर है, एक पार्ट ऊपर जो जे का ऑपरेटर है इधर क्या आया था, एक्सएल, और जो नीचे वाला पार्ट है जो माइनस जे का ऑपरेटिंग पार्ट है वो क्या था, कैपेसिटर। ये हमेशा एक दूसरे का अपोज करता है, यानी एक्सएल ऑलवेज इन ऑपोजिट नेचर ऑफ एक्ससी। एक्सेल का हमेशा एक्सी अपोजिट नेचर में होता है, या एक्सी का एक्सेल हमेशा क्या होता है, अपोजिट नेचर के अंदर होता है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रहे, ठीक है। अब समझिएगा, इसका मतलब है तो अगर किसी सर्किट में यहीं से ऐड होना शुरू हो जाता है और ट्रायंगल बनना शुरू होता है, कहीं आपसे तीनों दिशा में ऐसा हो तो बोलेगा रिजल्टेंट जेड का मान कितना होगा, समझिएगा। कहीं ए एक्सेल ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सी नीचे की ओर जा रहा है, और ये आर इधर जा रहा है, तो सर्किट में बताइए टोटल, इसका भी यूनिट किस में होता है, ओम में होता है, इसका भी यूनिट ओम में होता है, इसका भी यूनिट ओम में होता है। मान लीजिए किसी सर्किट में तीनों एलिमेंट जुड़े हुए हों, आर भी, एल भी और सी भी, तो रिजल्टेंट ओम कितना लिखा जाए, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यही समस्या होती है। तो यही फेजर के कारण हम वहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं करते, वेक्टर एडिशन करते हैं, ये समझने की चीज़ होती है। देखिए फेजर कहने का मतलब, जो आप वेक्टर पढ़ते हो, स्केलर पढ़ते हो, स्केलर क्या होता है, 5 और 2 को सीधे जोड़ दो, है ना, 5 और 2 अगर कहीं है तो 7 कह दोगे। लेकिन जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि इधर 5 है, इधर 2 है ना, इधर 5 है, इधर 2 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप 5 और 2 7 नहीं कहेंगे, तब क्या कहोगे, रिजल्टेंट हाइपोटेनियस होता है। जो ट्रायंगल में होता है, मान लीजिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेनियस उसका रिजल्ट होता है। ये वेक्टर होता है जो ट्रायंगल के पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही स्केलर होता है, तो स्केलर में कहीं 2 और कहीं 5 बोल दे तो सीधे बोल देते हैं 7, है ना। तो वेक्टर और स्केलर में ये डिफरेंस होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी, समझिएगा।
अब ये जो टर्म आ गया ना, तो ये जो टर्म आ गया, ये तो उससे आ गया कि इंडिविजुअल हमने सबको देखा और उसके वैल्यू को लिख दिया। ये एक तरीके से कैसा बन गया आपका, फेजर बन गया। इसी को बोला जाता है फेजर, जिसके फेज को आपने लिख दिया, एंगल में जो जो था उसको अगर लिख देते हो तो वही क्या हो गया, फेजर। फेजर किस किस के बीच यहाँ पे है, देखिए आर भी है, एक्सएल भी है और एक्ससी भी है ना, ये चीज़ें होंगी। अब समझिएगा, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बात यहाँ से करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछता है कि कोई रेजिस्टेंस है सर्किट में, उसके बाद बोलेगा सर्किट के अंदर इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, और बताइए कि टोटल इसका ओम कितना होगा, प्रतिरोध। अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा तो उसको कितना ओम प्रतिरोध विरोध करेगा, तो समझिएगा यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आर ये रहा, इसका एक्स एल होता है और इसका कितना होता है, एक्स सी। इसकी भी यूनिट किस में होती है, ओम में, और इसकी भी यूनिट ओम में, और इसकी भी यूनिट ओम में। तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब टोटल पूछते हैं तो इसे यहीं पे बात आती है किसकी, जेड की, यहीं पे बात आती है जेड की। समझिएगा, जेड होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। जेड जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। समझिए यहाँ पे जो जेड होता है, आप समझिए ये ओम में है, ये ओम में है, और ये दोनों अपोजिट एंगल में है। ये दोनों देखिए कैसा है, अपोजिट वाले में है। तो यहीं पे टर्म होता है, जब भी आपको यहाँ इसको ऐड करना है तो आर तो जुड़ता है प्लस, ये देखिए इसका क्या होगा, एक्सएल और एक्ससी वाला केस में तो यहाँ पे हो जाता है प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। अभी नहीं समझेंगे आप, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ होता है आर इजकल टू दिस वैल्यू। क्यों ऐसा होता है इस चीज़ को समझिएगा। देखिए एक्सएल और एक्ससी है, बिल्कुल समझना है, एक्सएल और एक्ससी है, एक्सएल और एक्ससी है। तो एक्सएल और एक्ससी में क्या होता है, ये जे ऑपरेटर का वैल्यू है, यहाँ पे किस चीज़ का वैल्यू है, जे ऑपरेटर का वैल्यू है। और जे ऑपरेटर का वैल्यू है तो मान लो कि ये 10 है, ये कितना है 10, और ये है 5। इसका मतलब समझिएगा, ये 10 न्यूटन से कोई खींच रहा ऊपर और कोई 5 न्यूटन से नीचे, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, 5 न्यूटन से ऊपर जाएगा। यही तो होगा। कोई 10 फोर्स इधर से लगा रहा है और कोई 2 उधर से लगा रहा है, इसका मतलब इधर की ओर ही जाएगा, उधर से 2 ही लग रहा है, इधर से 10 लग रहा है, इसका मतलब 2 घट के 8 की फोर्स से आगे की ओर जाएगा। यही तो मतलब होता है। सेम वही चीज़ कह रहा हूँ। मान लो ये रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 5, तो इसका मतलब ऊपर कितना रह गया, 5 बच गया। इसका मतलब अगर कोई बोलता है एक्सएल बराबर 10, एक्सएल इंडक्टर का मान होगा मान लीजिए 10 और इसका मान है कितना 5, क्यों यहाँ माइनस आया अपने आप समझ आ जाएगा। और एक्ससी का मान बता दो, कोई बोलता है कि 5 है ना, ओम में होगा यूनिट, ओम में ही होगा हमेशा यूनिट। अब समझिए ये 10 है और ये 5 है, तो इसका फेजर कैसा बनेगा समझिएगा, नॉर्मल तरीके से समझिएगा। हालांकि सीरीज पैरेलल अभी इसका कॉम्बिनेशन हम बताएंगे, पर अगर कोई कह रहा है कि ये 10 है ये 5 है, तो हम फेजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा, इस फेजर को हटाते हैं। अब समझिएगा, बिल्कुल बारीकी से इसको समझना है। क्या हुआ कि यहाँ तो 10 था और यहाँ बेचारा 5 ही है। ये देखिए ये 5 है, छोटा बनाए, ये 10 है। अब ये बताइए कि आखिर ये इतना दूर अगर इसका कट जाएगा इससे, तब भी इधर बचा रहेगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर बचा रहेगा। यानी इसको अगर काट दूं इसके साथ, क्योंकि ये 10 न्यूटन से ऊपर खींच रहा था, 5 न्यूटन से कोई नीचे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट 5 से ऊपर जाएगा, क्योंकि एकदम अपोजिट है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 5 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, 5 से इसको ऊपर की ओर कर दिए, ठीक है। कितना से, 5 से। तो हुआ क्या, 5 क्यों आया समझिएगा, 5 यहाँ क्यों आया, क्योंकि 5 ओम जो यहाँ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि एक्सएल माइनस एक्ससी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो 10 माइनस 5 बराबर रिजल्टेंट कितना बना, 5। रिजल्टेंट कितना बना, 5। अब समझिएगा, जब रिजल्टेंट 5 बना, 5 ओम, जब रिजल्टेंट 5 ओम बना तो इधर की ओर बना। अब देखिए, मान लीजिए कोई कहता है कि रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस कोई बोलता 10 ओम है, कितना है
रेजिस्टेंस 10 ओम है। अगर कोई बोलता है रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना बनेगा इस सर्किट में? ऐसा नहीं इसको 10 10 20 5 25 लिख देंगे। अगर कोई यहाँ 25 सीधे लिख देगा ओम तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, सब रेजिस्टेंस नहीं है कि 10 10 20 5 25 जोड़ देंगे। यहाँ इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ये क्या करता है अलग अलग फेजर बनाता है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस कंडीशन में वेक्टर सम होने लगता है। क्या होता है? वेक्टर सम होने लगता है। जब वेक्टर सम होता है, आप समझिएगा, यहाँ 10 था, यहाँ 5 था, मेन लोचा इधर है, ये तो हमेशा इधर की ओर चला जाता है, आर हमेशा इधर चला जाता है, आर का वैल्यू हमने 10 लिया है, आर का मान इधर चला जाता है। लेकिन ये कितना हो जाता है, इधर 10 है, ये 5 है, तो ये 5 इसका घट के इधर ऊपर 10 है, तो 10 में से 5 घट गया तो बचा कितना? 5। अब ये बच गया तो 2 बच गया। अब भी वेक्टर के अंदर कितने हैं? 2। अब जब 2 होंगे ना, अभी इसमें प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है क्वेश्चन की। तो अब क्या बना? अब बचा कि z क्या होगा? तो z यही जो बच जाता है, तो यही होता है z, उस सर्किट का टोटल जो z बोला जाता है वो यही वैल्यू होता है z। इसी वैल्यू को कहते हैं z, इसी वैल्यू को बोलते हैं z। समझिएगा। अब जो होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? एक इधर 5 जा रहा है, इधर 10 जा रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ नहीं सकते ना। जोड़ तो तभी देते हैं जब इधर 10 है तो इधर ही 5 जाता, तब ना 15 होता। लेकिन एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नॉर्मल जोड़ नहीं होगा, तो वहीं पर निकलता है z। और z कैसे निकालोगे? तो आपको ट्राइंगल वेक्टर, आपको क्या आता है ना, आपको ट्रायंगल तो आता होगा ना, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, बेस है ना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हो, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तभी निकल जाता है रिजल्टेंट, वही होता है। इसीलिए बोला ये वेक्टर सम हो जाता है। देखिए इधर 10 है, इधर 5 है, तो कोई कहेगा जेड कितना होगा, तो आप कहोगे अंडर रूट इस 10 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 100 प्लस 25, अंडर रूट 125 ओम। ठीक है, यहाँ से डाटा निकल गया। अब यहाँ पे समझिएगा, इसीलिए लिखते हैं z बराबर जो लिखते हैं वो क्या होता है, r तो नॉर्मल है, ये तो ये वाला पार्ट था, लेकिन प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी क्यों करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है, छोटा को बाद में। हालांकि कोई भी लिख दोगे रिजल्टेंट वैल्यू सेम आता है, लेकिन एक्सएल पहले लिखते हैं, एक्सएल एक्ससी बाद में। ये खासकर तब लिखते हैं जैसे कोई का एक्सएल बड़ा होता है तो एक्सएल माइनस एक्ससी, और जब एक्ससी बड़ा होता है एक्सएल छोटा होता है तो एक्ससी माइनस एक्सएल करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से आपने एक्सएल माइनस एक्ससी हमेशा याद रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है आगे जब वैल्यू निकलता है। समझिएगा, ये वैल्यू आपका डाटा निकल गया है। अब यहाँ से भी निकालते हैं इस फॉर्मूला से। कभी भी जब ऐसा हो, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो और कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस हो, जब ये वैल्यू हो तो कभी भी आपको लिखना हो z बराबर, तो z होता है टोटल इम्पीडेंस। हमने लास्ट क्लास में बताया होगा आपको, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस z को बोला जाता है टोटल इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, टोटल इम्पीडेंस। ध्यान रखिए, नोट डाउन कैसे करना है, जैसे इसे करा रहा हूं इसके बाद ये कराए तो वही, फिर आप आगे, चूंकि मुझे नीचे स्पेस नहीं है ना, तो अपने कॉपी में आप नीचे लिखेंगे z बराबर टोटल इम्पीडेंस जो होगा वो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा घटता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोध में, अपोजिट में होता है, इसलिए घटता है। और जे तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जे क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको लिखना है तो क्या होगा, आर का मान कितना था, दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख दिया, प्लस जे इंटू ये क्या है, जे ऑपरेटर है, और एक्सएल कितना था 10, माइनस ये कितना था 5। देखिए तब भी क्या होगा, 10 प्लस जे इंटू 5, ये हुआ कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो मैथ से इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाओगे तब भी निकल गया कितना, अंडर रूट 125 निकलेगा कि नहीं। z का मान क्या होगा, मॉडुलस जब निकालेंगे, जैसे x प्लस आई वाई, मैथ्स में पढ़ते हुए x प्लस आई वाई, इसका कोई बोलता है z है, तो वो कोई बोलता है मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, z बराबर, अभी ध्यान रखिएगा, इसको बोलेगा कि अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिमिलरली वही तो किया हूँ, ये फॉर्मूला बोलता है। ये फॉर्मूला कैसे आया, इस चीज़ को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि r होता है इधर और एक्सएल है ऊपर और एक्ससी है नीचे, तो रिजल्टेंट दोनों घटेगा तभी तो एक साइड बचेगा। ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, तब भी ये कितना ओम हो गया, ये हो गया। ये तो समझने के लिए था, अभी क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली तभी ये चीज़ क्लियर होगा। अभी इसमें से ये आर एक्स
और z जो है किस तरह से एंगल बनाता है, ये चीज़ें आपको पता चल जाता है कि बेसिकली क्या होता है। तो एक चीज़ तो तय हो गया क्या कि ये सर्किट में जो कि जो r है, जो xl है, जो xc है, जो r है, जो xl है, जो xc है, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमेशा z बराबर क्या होता है, r प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी हमेशा होता है। क्यों, ये माइनस में क्यों रहता है, इसीलिए मैंने प्रूफ में दिखा दिया कि एक नीचे रहता है एक ऊपर में रहता है, तो घटेगा ना। अगर बराबर हो गया दोनों, ये भी 5 होता है, नीचे वाला भी 5 होता है, तब तो 0 होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाता है सर्किट के अंदर, है ना। ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या निकला उस चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे लिए क्या निकला है, इस चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या निकला है कि Z बराबर कभी लिखना हो, टोटल होता है किसी सर्किट का टोटल अगर निकालना हो, जबकि रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, तो Z बराबर क्या होता है, R प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, जब ये एक्सएल माइनस एक्ससी ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब एक्सएल बड़ा हो किससे, एक्ससी से, जब एक्सएल बड़ा हो किससे, एक्ससी से, पहला चीज। दूसरा Z बराबर R प्लस जे इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल होगा कब, जब बड़े में से, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। मान लो नीचे वाला ही फोर्स 10 हो गया, ऊपर वाला 5 ही हो गया, तब भी नीचे में कितना, नीचे की तरफ 5 जाएगा ना, तो एक्ससी इसीलिए तब बड़ा होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्ससी किससे बड़ा हो, एक्सएल से। ऐसे ध्यान रखिएगा, कोई ये चीज़ सब याद भी ना हो कौन किससे घटेगा, ये हमेशा यूज कर लेंगे ना, क्योंकि ये फाइनल वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाता है। देखिए इसको जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर, यहाँ माइनस उल्टा भी होता है तो -5 का स्क्वायर, तब भी ये क्या होता है, 25 से हो जाता है, प्लस क्या होता है 25। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। तो चीज़ें इस तरीके से होता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही निकलता है जिसका हम यूज करेंगे, ये कि किस तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपका वैल्यू कैसे निकला, ये Z कैसे निकलता है, तो ध्यान रखिए। अभी जो हमारा एग्जांपल था, R इधर था, ऊपर में क्या बचा था जी, ऊपर में क्या बचा है, XL माइनस XC, यही दोनों का डिफरेंस बचा ना, यानी जो 10 था और -5 इतना ही ओम बचा है। तो ये ऊपर में XL माइनस XC, तब इन दोनों के कारण ही क्या बनता है, Z बनता है, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर और एक इधर, तो क्या बनता है, Z। ठीक है ना, क्या बनता है, Z। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग यहाँ लिखने के बाद फिर लिखेंगे इस चीज़ों को, यहाँ मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस तो इतना ही है। अब समझिएगा, ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, अब कोई कहेगा Z निकालने के लिए, या इसी का कोई कहेगा Z मैथ्स से कोई कहेगा निकालने के लिए। समझिए मैथ्स क्या कहता है कि इसका Z निकालना है तो क्या कीजिए, अंडर रूट मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो R का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो XL माइनस XC का स्क्वायर, ये होता है इसी का सॉल्यूशन, ये होता है इसी का सॉल्यूशन। वही तो अभी किया था, जो क्या किया था हमने, Z बराबर जो निकाला था पहले फॉर्मूला में, जहाँ पे क्या मान था, देखिए R का मान था 10 ओम, है ना, XL का मान था 10 ओम, XC का मान था 5 ओम। समझिएगा एकदम बारीकी से। तो Z बराबर हमने निकाला, तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या है, R का मान है 10, इसका स्क्वायर प्लस XL माइनस XC बोल रहा है, XL कितना है 10 माइनस XC कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कर दिया तो वैल्यू नीचे दिख रहा है क्या, चलिए लास्ट तक दिख जाएगा। तो 100 हो गया ये, प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 125। चीज़ें देखिए वही आ रहा है, बार बार चीज़ें वही आ रहा है। तो कभी भी मैथ्स में कहता है x प्लस आई वाई, इसको अगर y मान लूँ है, वो XL माइनस XC को अगर y मानूँ तो क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये तो आप लोग मैथ्स में पढ़े हो, वही चीज़ें तो आ रहा है। ठीक है ना, या फिर ये भी नहीं जान रहे हैं, सर्किट से सीधे बनाना है फेजर से। देखिए फेजर में ये है कितना 10, ये कितना है 10, और कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा आपको पता है, जो बड़ा होगा उधर ही ग्राफ चला जाएगा। XL 10 था और XC कितना था 5, तो बेचारा दोनों घट के इधर बचा कितना 5, तो इधर 5 जा रहा है, इधर 10 जा रहा है, तो रिजल्टेंट टोटल Z कितना बनेगा, तो हम कहेंगे अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हाइपोटेनियस हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर और -5 प्लस 5 का स्क्वायर, तब भी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 125 हो। तो फेजर से बनाओ या फॉर्मूले से बनाओ, चीज़ें तो वही है। ठीक है ना, फेजर से बनाओ या फॉर्मूले से बनाओ, चीज़ें तो वही है।
ठीक है ना। यहाँ भी 125 लिख रहा मैथ से, और फेजर से भी कितना निकल रहा है, √125। ये नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये 10 ओम है ना, ये 10 ओम रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है ना। तो ये चीजें इस तरीके से होता है, जिसको हम हमेशा लिख देते हैं कि इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें सीरीज में जोड़ेंगे सबको। ये थियोरेटिकल है, जैसे ही क्वेश्चंस आप बनाओगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। चूंकि हम चाहते नहीं है कि थियोरेटिकल सीधे फॉर्मूला आपसे बता दूं, ये कैसे होता है एक्चुअली, कैसे ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है, तो वही जे ऑपरेटर के कारण ऐसा होता है, और तभी ये इस तरीके से बना रहा है। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे अभी देखिएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपने को करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल मतलब होता है, समझिएगा, जैसे एक आर है, दूसरा एक्सएल है, तो तीसरा जेड बना, इसी को बोला जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये आर था, ये एक्सएल था, तो जेड बना, तो इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आर, एल और सी को एक साथ लिखूं तो टोटल ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए टोटल इम्पीडेंस कितना होगा ये निकालेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस इंडक्टर सिर्फ 2 के लिए पूछेगा, जेड का मान कितना होगा वो देखेंगे। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए पूछेगा 2 का मान कितना होगा, तो सबको जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए, है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर को एक साथ टोटल रेजिस्टिव एलिमेंट में जोड़ के कितना वैल्यू देता है ये जोड़ना आपको आना चाहिए, ताकि वैल्यू आपको आसान हो। थोड़ा चूंकि देखिए ध्यान रहे, एकदम पेशेंस रखिए, यूनिट फर्स्ट जब तक कंप्लीट होगा एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से बनाने सीख जाओगे, ठीक है ना। बस ये है कि चूंकि आप लोग बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तो अभी जब बेसिक करोगे तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यूनिट फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा आप पूरा क्लियर हो जाएगा, चीज़ें में कोई डॉट्स ही बचेगा ही नहीं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे क्लास को हम देखेंगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही ये आपके दिमाग में आसानी से उतार देगा और इसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज की क्लास को स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।